नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और आज हम पार्टनरशिप के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। मतलब इस बुक के आखिरी चैप्टर पर आ चुके हैं, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दोस्तों अभी तक हमने पार्टनरशिप बुक में देखा कि क्या पार्टनरशिप होती है, क्या क्या चेंजेस उसमें आते हैं, पार्टनर आता है, जाता है, मरता है, सब कुछ देखा। आज हम पार्टनरशिप की दुकान को बंद करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने के लिए मतलब कि इसकी शुरुआत में हम इसका मतलब समझेंगे। व्हेन द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स एंड्स एंड द पार्टनरशिप बिजनेस क्लोजेस, इट इज कॉल्ड द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओके, मतलब कि जब पार्टनर्स में, बिजनेस के सारे पार्टनर्स में, पार्टनरशिप फर्म के सारे पार्टनर्स के आपसी संबंध खत्म हो जाए, जो म्यूचुअल रिलेशन है, कौन से बिजनेस रिलेशन, वो खत्म हो जाए और बिजनेस बंद हो जाए, क्लोज हो जाए, उसको डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। इसको समझ लेते हैं हम एक एग्जांपल से। देखिए, सपोज ये है पार्टनर ए, बी और सी और ये इनकी फर्म है ना। फर्म का नाम है ए बी सी, फर्म ए बी सी है और ये तीनों पार्टनर है। अब अभी तक क्या कर रहे थे, इन तीनों के बीच में रिलेशन था। क्या रिलेशन था? पार्टनर्स का। क्योंकि जब पार्टनरशिप फर्म में इंडिविजुअल पर्सन को तो क्या कहा जाता है, पार्टनर कहा जाता है, और कलेक्टिवली इस चीज को क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। तो जब ये आपस में अपने रिलेशन ब्रेक कर लेते हैं, मतलब ये पूरा अलग हो गया, ये भी चला गया और ये भी चला गया, तो तीनों इंडिपेंडेंट अगर हो गए, इस फर्म से निकल गए और इस फर्म को बंद कर दिया गया, इसको कहते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस करके इसको समझते हैं। अभी तक हमने डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, मतलब कि रिकंस्टिट्यूशन पढ़ा था पिछले कुछ चैप्टर्स में। रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या हुआ दोस्तों, देखिए ये दो पार्टनर हैं, है ना। अब ये जब पार्टनरशिप बनाए हैं तो इन्होंने एक एग्रीमेंट भी बनाया होगा। अब इस एग्रीमेंट में मान लो इन्होंने रेशियो लिखा 3:2। अब ये आपस में अपना रेशियो चेंज कर लेते हैं, है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, तो ये एग्रीमेंट भी चेंज कर लेंगे। सपोज 2:1 बना, नया रेशियो कर लिया, तो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, नया एग्रीमेंट हो जाएगा शुरू। इसको कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। क्या ये दोनों पार्टनर थे, ये ज्वाइन हो रहा है, तो इन दोनों का एक जो एग्रीमेंट था, इसमें इसका नाम तो नहीं था, तो जब ये पार्टनर आएगा तो ये एग्रीमेंट कैंसिल करके एक नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा जिसमें तीनों का नाम हो। तो यहां पर भी पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होकर नया बना। इसके अलावा जब पार्टनर जाता है या डेथ होती है, मतलब रिटायरमेंट होता है या डेथ होती है, तब भी पुराने एग्रीमेंट में इन तीनों का नाम था, है ना। और जब एक जाएगा या डेथ होगी इसकी, तो नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा जिसमें इन दोनों का नाम होगा, है ना। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में तो मतलब कि हम कहें कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, व्हेन ओल्ड एग्रीमेंट of partners comes to an end and new agreement comes to force, that is dissolution of partnership। मतलब कि रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब एग्रीमेंट चेंज होता है, बस एग्रीमेंट कैंसिल हो, उसको डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहेंगे। लेकिन जब बिजनेस ही चेंज हो जाए, बिजनेस ही खत्म हो जाए, उसको डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमने समझा। इसके बेसिस पर इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं अपन। इनमें डिफरेंस करेंगे तो बेसिस ऑफ डिफरेंस है हमारा डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, सॉरी, और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। ये खाली डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, ये डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। देखिए रिलेशन, अब इसमें चेंज रिलेशन, इसमें पार्टनर्स के बीच में रिलेशन चेंज होते हैं, कभी 2 से 3 हो रहे हैं, कभी 4 से 2 हो रहे हैं या 3 हो रहे हैं, और इसमें रिलेशन कम्स टू एन एंड, सारे रिलेशन खत्म हो जाते हैं। क्लोजिंग ऑफ बुक्स, देखिए डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मतलब कि जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो बुक्स क्लोज करना आवश्यक नहीं है, बुक्स क्लोज नहीं होती, सारे खाते बंद नहीं होते। आपकी असेट आपके पास रहेगी, आपकी लाइबिलिटीज कंटिन्यू रहेगी। एक पार्टनर के आने जाने से असेट लाइबिलिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बिजनेस ही खत्म हो जाएगा तो सारी बुक्स क्लोज करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दुकान अगर बंद करेंगे तो सारी असेट सेल करनी पड़ेगी उसकी, है ना। इसीलिए अकाउंट, तो जो डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। मतलब उसमें असेट और लायबिलिटी को क्या किया जाता है, रिवैल्यूड, क्योंकि वो तो कंटिन्यू रहेंगी। और डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में असेट और लायबिलिटी को
रियलाइज किया जाता है, मतलब सारी असेट्स को ठिकाने लगाया जाएगा और सारी लाइबिलिटी को पे ऑफ किया जाएगा। असेट एंड लाइबिलिटी जैसा इस पॉइंट में कहा है मैंने कि इसमें तो रिवैल्यूड होगा और इसमें रियलाइज्ड होगा। तो इस चीज को पढ़ लेते कि रियलाइज्ड क्या होता है। मतलब जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर करेंगे ना हम, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट ये रहेगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि इसी में हम असेट को खरीदेंगे बेचेंगे। देखिए अब इसका मतलब समझ लेते हैं हम। रियलाइजेशन अकाउंट इज दैट अकाउंट इन विच बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर क्लोज, बुक्स तो हो जाती हैं क्लोज, एंड ऑल असेट ऑफ फर्म आर रियलाइज्ड और सोल्ड। या तो सारी असेट्स को बेच दिया जाता है या रियलाइज कर दिया जाता है। वसूलना, रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, वसूलना, तो उनसे पैसा वसूल कर लिया जाता है। और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है, मतलब उनका पेमेंट कर दिया जाता है। कौन से अकाउंट में? ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन के लिए जर्नल क्या क्या बनती है और अकाउंट्स कैसे बनता है वो देखते हैं। तो इसका थोड़ा सा और मीनिंग मैं आपको बता दूं कि रियलाइजेशन में कर क्या रहे हैं। देखिए ये एक हमारा बिजनेस है, ओके। अब इस बिजनेस में हमारे असेट्स होती हैं। क्या क्या असेट होती हैं? मशीनरी होती है, फर्नीचर होता है, इसके अलावा इक्विपमेंट होते हैं, इसके अलावा लाइबिलिटी भी होती है, जैसे क्रेडिटर होते हैं, बिल्स पेबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब डिसोल्यूशन होगा तब इन सारी चीज़ों का भी निपटारा करना पड़ेगा, सारी असेट्स का निपटारा करना पड़ेगा। मतलब इनको या तो हम बेच देंगे या पार्टनर ले जाएगा, है ना। और सारी लाइबिलिटीज का भी पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे? या तो पार्टनर जिम्मेदारी उठाएगा या फिर कैश में इनको पे किया जाएगा, एक्सपेंसेस का पेमेंट करना होगा। तो ये सारी प्रक्रिया जहां करते हैं, सारी प्रोसेस जहां करते हैं, वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। इसमें एंट्री क्या क्या बनेगी? देखो जब हम बिजनेस बंद कर रहे हैं तो सारी एसेट्स को बेचेंगे ही सही, या उनके अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे पहले। तो फॉर क्लोज द अकाउंट्स ऑफ असेट्स, असेट्स के अकाउंट क्लोज करने के लिए हम एंट्री क्या बनाएंगे? देखिए जब हम असेट का अकाउंट ओपन करते हैं, सपोज हमने मशीनरी परचेज की, तो एंट्री क्या बनाते हैं? मशीनरी टू बैंक, ये एंट्री बनाते हैं। इसमें मशीनरी क्या हुई? डेबिट हुई, क्योंकि मशीन आ रही है और व्हाट कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड, रियल अकाउंट का रूल है ना। तो मशीन डेबिट हुई, मतलब जब भी असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। आज हम रियलाइजेशन में असेट्स को क्लोज करने वाले, खत्म करने वाले, बिजनेस से हटाने वाले हैं, तो उसको क्या हो जाना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए। डेबिट कौन हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइज अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट से हम अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। उसके अलावा जब हम लाइबिलिटीज, देखो लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो क्या होता है? सपोज आपने लोन लिया, तो एंट्री क्या बनाते हो आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, जिसका भी लोन है ना। तो लोन अभी लिया है इसलिए लोन क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो जब लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो क्रेडिट होती है। आज हम क्लोज करने वाले हैं तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? डेबिट। तो लाइबिलिटीज का अकाउंट अब जब क्लोज होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? डेबिट। और किसके थ्रू क्लोज करने वाले हम? रियलाइजेशन के थ्रू क्लोज करने वाले, इसलिए रियलाइजेशन को करना पड़ेगा क्रेडिट। अब जैसे क्रेडिटर का अकाउंट क्लोज करने वाले हैं तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हो जाएगा। या हम बिल्स पेबल का अकाउंट क्लोज करने वाले, तो बिल्स पेबल टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। तो ये आपकी लाइबिलिटी के अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगे। अब अभी तो हमने अकाउंट्स क्लोज किए, फिर आपको असेट सेल करनी पड़ेगी। असेट सेल करोगे तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है कि ट्रांजैक्शन में लिखा है मशीनरी सोल्ड फॉर ₹1 लाख, ये मैं डिसोल्यूशन की बात कर रहा हूं कि मशीनरी सोल्ड फॉर ₹1 लाख, मशीनरी हमने बेच दी 1 लाख रुपए में, है ना। ये हम करते हैं। तो अब इसमें आदमी को लगेगा क्या, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो लगेगा क्या? मशीन बेच रहे हैं तो भैया एंट्री बनाओ, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया टू मशीन, मशीन गई, भैया मशीन का तो अकाउंट आप पहले ही क्लोज कर चुके हैं, है ना। मशीन का अकाउंट आप पहले ही क्लोज कर चुके हैं। कहां पर? ये असेट्स को आप पहले ही क्लोज कर चुके हैं। तो अब मशीन का पैसा नहीं आएगा, वो तो कहां चला गया है? रियलाइजेशन अकाउंट में। इसलिए पैसा आएगा तो किस चीज का आएगा? रियलाइजेशन अकाउंट का आएगा। तो जब असेट हम सेल करेंगे तो क्या नाम से करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसी तरह जब पैसा जाएगा रियलाइजेशन में, आप तो एक बात याद रखिए कि जब रियलाइजेशन में पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, और जब जाता है तो रियलाइजेशन टू बैंक। क्योंकि पैसा जा रहा है आपको ये तो पता है, पर लाइबिलिटीज का भी दे रहे हो ये भी पता है, पर लाइबिलिटी को डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि लाइबिलिटी को आप ऑलरेडी डेबिट कर चुके हो यहां पर,
ओके तो लाइबिलिटी को आप डेबिट नहीं कर सकते, इसलिए जब लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फॉर असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अब सपोज ये है बिजनेस, इसमें एक मशीनरी और ये मिस्टर ए पार्टनर है ना। अब मिस्टर ए पार्टनर है और मशीन ये ले जाता है, जो भी वैल्यू तय हुई 20,000 हुई 10,000 हुई, ये मशीन लेके जा रहा है। तो अभी मशीन लेके जा रहा है, मिस्टर ए का हिसाब अभी करना है हमें, ये हम कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे। सपोज मिस्टर ए का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कह रहा है कि 1 लाख रुपए क्रेडिट बैलेंस, मतलब मिस्टर ए को 1 लाख देना है। अब ये मशीन ले गया है ₹20,000 की, है ना। तो ये 20,000 इसके कैपिटल से काट लेना चाहिए हमें, मतलब हमें 1 लाख देने हैं और 20 की मशीन ये लेके जा रहा है, तो हमें इसको कितना देना चाहिए, 80,000। मतलब कि जब भी पार्टनर कोई फर्म से असेट उठाता है तो उसकी असेट, उसकी लाइबिलिटी कम कर दी जाए, मतलब उसकी कैपिटल कम कर दी जाए। दैट्स व्हाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो जब हमने असेट बेची थी तो एंट्री क्या की थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन की थी, मतलब रियलाइजेशन तो क्रेडिट में था ही सही, पैसा आया था इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। अभी पैसा नहीं आ रहा है, किसके खाते से काट रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के खाते से काट रहे हैं, इसलिए उसको डेबिट कर दिया जाएगा। इसी तरह जब पार्टनर लाइबिलिटी पे करेगा, अब सपोज यही मिस्टर ए, इसका यही क्रेडिट बैलेंस कितना, 1 लाख रुपए है, यही क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख रुपए, मतलब इसको देना है। अब ये फर्म की तरफ से क्रेडिटर का पेमेंट करता है ₹15,000, है ना। तो एक तो पहले से देना है और 15 और पे करना है इसको, तो कितना हो गया, 1,15,000 हो गया, मतलब इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो जब लाइबिलिटी का पेमेंट पार्टनर करे तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, तो इसका फॉर्मेट अब देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद प्रॉफिट वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर रियलाइजेशन पे हुआ तो वो मैं अकाउंट्स के थ्रू बता देता हूं। देखो हमने पहली एंट्री बनाई थी, पहली एंट्री क्या बनाई थी, अकाउंट्स क्लोज करने के लिए, अकाउंट्स क्लोज करने के लिए बनाई थी रियलाइजेशन टू असेट, और दूसरी लाइबिलिटी का क्लोज करने के लिए लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन बनाई थी। इसलिए असेट तो आ गया इसमें 2 साइड में, ये देखिए असेट तो आ गया इसमें 2 साइड में, क्योंकि इसका अकाउंट्स क्लोज किया, और लाइबिलिटी आ गया बाई साइड में, इसका अकाउंट्स क्लोज किया। इसके बाद हमने असेट को रियलाइज करने के लिए एंट्री बनाई थी बैंक टू रियलाइजेशन, मतलब पैसा आ रहा है तो ये पैसा आया बाय बैंक फॉर असेट सेल, है ना। बैंक टू रियलाइजेशन हमारी एंट्री बनी थी, तो ये क्या एंट्री चली गई, बाय बैंक के नाम से, और पैसा जाएगा लाइबिलिटी में तो टू बैंक के नाम से, ये चला गया। इसके अलावा अगर अभी हमने एक एंट्री बनाई कि अगर असेट पार्टनर ले जाता है तो क्या एंट्री बन रही है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में किस तरफ चला जाएगा, ये बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर लाइबिलिटी पेमेंट करने का वो वादा करता है तो ये देखो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल किधर आ जाएगा, ये 2 पार्टनर्स कैपिटल इधर आ जाएगा, है ना। इस तरह से बनेगा। इसके अलावा अगर ये वाली साइड आपका क्रेडिट, एक्सेस ऑफ क्रेडिट है ओवर द डेबिट, मतलब कि रियलाइजेशन से पैसा ज्यादा वसूल हुआ, ये बचता है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट, एक्सेस ऑफ डेबिट है ओवर द क्रेडिट, तो ये क्या होगा आपके लिए, क्रेडिट लॉस होगा, जिसको कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये था डिसोल्यूशन का मतलब, है ना। और इसमें अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं, अकाउंट्स क्या बनता है, जो इंपॉर्टेंट अकाउंट है रियलाइजेशन वो कैसे बनता है वो हमने सीखा, इसके लिए एंट्रियां सीखी। अगले वीडियो में अब हम देखेंगे कि डिसोल्यूशन की मेथड्स क्या है, किन किन परिस्थितियों में, क्योंकि पहले इनिशियल नॉलेज आपको देना जरूरी है कि डिसोल्यूशन होता क्या है और कैसे होता है, कैसे होता है वो रियलाइजेशन से आपको मालूम पड़ेगा। ओके, तो ये वीडियो में आपको समझ आया होगा, उम्मीद है मुझे कि डिसोल्यूशन क्या होता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।